एवरीवन। तो आज हम नोमा वेल्थ के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो इस डिस्कशन को मैं 5 से 6 पार्ट में ब्रेक करूंगा। फर्स्ट हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि नोमा वेल्थ किस तरह की कंपनी है, किस तरह का कामकाज करती है एंड इसका टोटल रेवेन्यू कौन-कौन से सेगमेंट से बिलोंग करता है। बिकॉज़ अभी तक काफ़ी लोगों ने इस कंपनी को केवल एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी मान के कंसीडर करके रखा है। उनको लगता है सारा का सारा रेवेन्यू वेल्थ मैनेजमेंट वाले सेगमेंट से आता है। जबकि इनका वेल्थ मैनेजमेंट वाला सेगमेंट अराउंड 50% के आसपास में रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। बाकी का रेवेन्यू इनका दूसरे वाले सेगमेंट से भी बिलोंग करता है। तो फर्स्ट इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, कौन-कौन से रेवेन्यू सेगमेंट है, उनसे कितना-कितना परसेंट रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन इस कंपनी के मैनेजमेंट ने एफवाई 26 के लिए किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन जो क्वार्टर 4 एफवाई 26 के रिजल्ट के अंदर एंड एफवाई 26 के होल रिजल्ट के अंदर किस तरह की एक्चुअल में डिलीवरी हुई है, क्या जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था, उसको क्या यहाँ पे अच्छे से फुलफिल किया है, क्या गाइडेंस को ओवर अचीव किया है या फिर अंडर अचीव किया है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देन कंपनी के मैनेजमेंट ने क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद में जो कॉन कॉल करी है, उस कॉन कॉल के क्या-क्या मेजर हाइलाइट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन मैनेजमेंट ने एफवाई 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इस कंपनी का एक वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें ये पता लग सके कि यहाँ पे किस तरह की अपॉर्चुनिटी या फिर डील बनती हुई नजर आ रही है। एंड लास्टली इस बिजनेस से क्या-क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि हम सभी लोग एक इन्फॉर्म्ड अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाए। तो ठीक है, फर्स्ट सेगमेंट इसका पिक करते हैं कि कंपनी किस तरह का बिजनेस करती है। इस कंपनी के रेवेन्यू के टोटल 4 सेगमेंट है। फर्स्ट इनका वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है, जिसके अंदर नुवामा वेल्थ और नुवामा प्राइवेट वाले सेगमेंट आते हैं। और ये वाला सेगमेंट जैसे आपको पता होगा, आनंद राठी वेल्थ जो कंपनी है, उसी तरह का काइंड ऑफ सेगमेंट है। साथ में इनका खुद का एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म भी ऐड हो जाता है, तो इनका यू कैन से एक वेल्थ मैनेजमेंट फी आ जाती है, प्लस साथ में इनके ट्रांजैक्शनल चार्जेस आ जाते हैं। वो वाला सेगमेंट इनका फर्स्ट रेवेन्यू सेगमेंट है, जो टोटल रेवेन्यू का अराउंड अराउंड 50 से 55% के आसपास में रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। बात करते हैं इनके सेकंड रेवेन्यू सेगमेंट के बारे में, दैट इज एसेट मैनेजमेंट वाला। तो एसेट मैनेजमेंट से आप ये मत समझना, जो बाकी की हमारी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, लाइक एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट है, आईसीआई प्रूडेंशियल मैनेजमेंट एसेट मैनेजमेंट है, वो जैसी कंपनी नहीं है। ये कंपनी क्या करती है, जो कॉमर्शियल रियल एस्टेट है, उसका एसेट मैनेजमेंट का काम करती है। एंड साथ में जो अनलिस्टेड कंपनीज है, जिनको फंड रेज करना है, प्राइवेट इक्विटी फंड रेज करना है, उस वाले प्रोसेस से जो उनको फी आती है, वो वाला इनका इसका पार्ट है। ऑल्दो ये वाला सेगमेंट इनका बहुत निसेंट स्टेज का यू कैन से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करने वाला वर्टिकल है, कुछ कुछ साल पहले स्टार्ट हुआ था और हार्डली 2-3-4% के आसपास में टोटल इनकम के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। एंड करंटली इस वाले एसेट मैनेजमेंट वाले सेगमेंट के अंदर लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस भी इन लोगों ने अप्लाई किया है, तो वाला बिजनेस में लोग शायद एफवाई 27 के अंदर स्टार्ट कर देंगे। इस वाले सेगमेंट से जैसे मैंने आपको बताया, लगभग 2-3-4-5% के आसपास का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है टोटल रेवेन्यू के अंदर। अब बात करते हैं इनके तीसरे रेवेन्यू सेगमेंट के बारे में, दैट इज कैपिटल मार्केट वाला सेगमेंट। कैपिटल मार्केट वाले वर्टिकल के अंदर इनके दो सेगमेंट है। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड सेकंड इज इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है, लाइक आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लाइक जो भी नए आईपीओ जाते हैं या फिर क्यूआईपी जाते हैं या फिर जो ऑफर्स आते हैं प्रमोटर्स के स्टॉक स्टेक सेल के, उसको इस वाले सेगमेंट के अंदर रखते हैं। तो जब जब एक बुल मार्केट आता है, उस टाइम पे बहुत सारे आईपीओ भी आते हैं, बहुत सारी कंपनीज क्यूआईपी से पैसा भी रेज करती है, बिकॉज एक अच्छी वैल्यूएशन उन कंपनीज को मिल जाती है। एंड साथ में प्रमोटर को जो स्टेक डाइल्यूट करना होता है, वो वाले भी बुल मार्केट के अंदर ही किए जाते हैं। तो जब बुल मार्केट अच्छा होता है, तो इनका जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला वर्टिकल है, वो यू कैन से इस कैपिटल मार्केट वाले सेगमेंट के अंदर जो इनका सब वर्टिकल है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला, अच्छा सा यहाँ पे वर्क करता है। इनका जो सेकंड सेगमेंट है कैपिटल मार्केट वाले वर्टिकल का, दैट इज आपका ये कह सकते हो इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज वाला। उसके अंदर क्या है, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो यू कैन से बहुत सारे स्टॉक्स की खरीद और बेच करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, मे बी एफएनओ करते होंगे हेजिंग के पर्सपेक्टिव से, या फिर जो भी ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको इन लोगों ने अपना एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रखा है। तो जो इंस्टीट्यूशन है बहुत सारे, मे बी वो कोई फॉरेन एफपीआई हो सकता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी हो सकता है, कोई म्यूचुअल फंड वाला बंदा भी हो सकता है, कोई पीएमएस स्कीम वाला बंदा भी हो सकता है, या फिर यू कैन से लाइक आपका कोई इंश्योरेंस वाला यू कैन से इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो वो जो लोग यहाँ पे यू कैन से अपना ट्रांजेक्शंस करते हैं, तो वो वाली फी इनको मिलती है। एंड साथ में ये लोग क्या करते हैं, अपने एक यू कैन से रिसर्च सर्विसेज भी जारी करते हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड कराते हैं, जिन स्टॉक्स पे इनकी कवरेज होती है। तो वाली रिसर्च सर्विसेज का भी पैसा इनको उन सारे इंस्टीट्यूशन से मिलता है, जिनको इनकी रिसर्च सर्विसेज इन लोगों ने इनकी ऑप्ट कर रखी है। एंड साथ में बहुत सारे प्रमोटर्स को जो अपना यू कैन से एक्विजिशन मर्जर वाला कुछ स्कीम रन करना अपनी कंपनी के तहत, कोई छोटी कंपनी को एक्वायर करना है, तो वाला सेगमेंट भी यहाँ से बिलोंग करता है।
और यदि किसी बड़े इन्वेस्टर को, किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को यदि लेट्स से किसी प्रमोटर से मिलना है, उसी मीटिंग फिक्स करानी है, कोई डील करनी है, तो वो वाला जो चीजें एग्जीक्यूट होती है उसका भी ये लोग फी चार्ज करते हैं। तो ये वाला सेगमेंट इनका बिलोंग करता है इंस्टीट्यूशनल इक्विटी वाले सेगमेंट के अंदर। तो आपको पता होगा कैपिटल मार्केट के अंदर हमने दो सब सेगमेंट की बात करी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला एंड साथ में इनका इंस्टीट्यूशनल इक्विटी वाला। दोनों का यू कैन से सबसे मतलब ज्यादा बिजनेस कब होगा, जब एक बुल मार्केट चल रहा होगा। जब बुल मार्केट चल रहा होगा उस टाइम पे अच्छे खासे ट्रेडिंग भी होंगे, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेंगे, तो इनके इवन से अच्छी खासी ब्रोकरेज बनेगी। साथ में लाइक बड़े-बड़े अच्छे आईपीओ जाएंगे, क्यूआईपीज होंगे, ऑफर्स होंगे मल्टीपल टाइप के, तो वहां से इनको अच्छा खासा रेवेन्यू आएगा। तो ये वाला जो वर्टिकल है इनका कैपिटल मार्केट वाला, वो यू कैन से आप थोड़ा इसको साइक्लिकल मान सकते हो कि जब इनका यू कैन से इक्विटी मार्केट अच्छा करेगा हमारा इंडिया का, तो उस टाइम पे ये वाला वर्टिकल अच्छा खासा फ्लरिश करेगा, अदरवाइज ठंडा पड़ा रहेगा। अब बात, और जो इनका जो तीसरा वर्टिकल है कैपिटल मार्केट वाला, वो टोटल रेवेन्यू का अराउंड 25% के आसपास में कंट्रीब्यूट करता है। अब बात करते हैं इनके फोर्थ बिजनेस वर्टिकल के बारे में, दैट इज एसेट सर्विसेज वाला। तो आप कह सकते हो कि जो कैपिटल मार्केट वाला जो सेकंड वर्टिकल था इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज वाला, उससे थोड़ा लिंक्ड है। बिकॉज एसेट सर्विसेज के अंदर क्या होता है कि जो भी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो लाइक इक्विटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको क्या करता है नॉर्मा वेल्थ, उनको यू कैन से मार्जिन फंडिंग अवेलेबल कराता है। तो उसके लिए उनको मिनिमम अपना कुछ एक एसेट्स कस्टडी के अंदर रखने पड़ते हैं नोमा वेल्थ के पास में। तो लेट से किसी लेट से कोई ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन है, उसको सपोज करो 15,000 करोड़ रुपए की ट्रेडिंग करनी है डे टाइम के अंदर, तो उनको लेट से मिनिमम में भी 2500 करोड़ रुपए के एसेट्स यहाँ पे एज ए कस्टडी के रूप में देने पड़ेंगे नोमा वेल्थ को। तो मतलब नोमा वेल्थ को क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज वाले जो सेगमेंट होते हैं, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं और उनका जो ब्रोकिंग इनकम होता है, तो उनको एक बहुत बड़ा फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है ट्रेडिंग करने के लिए, उनको एक फंड अवेल कराता है, उसके बदले में ये लोग वहां से कुछ उनके एसेट्स की कस्टडी लेते हैं, उनसे फिक्स डिपॉजिट करवा लिया, मे बी उनके कुछ बॉन्ड्स होंगे दूसरी कंपनीज के, वो यू कैन से कस्टडी में रखवा लिए, या फिर उनके कोई दूसरे एसेट्स होंगे जहां से इनको डिविडेंड इनकम कुछ टाइप की आ रही होगी। मतलब एसेट सर्विसेज वाले सेगमेंट के अंदर जो कस्टडी में उन्होंने माल रखवाया है, उससे जो भी इंटरेस्ट बन रहा है या फिर जो भी डिविडेंड आ रहा है, वो इनकी इनकम बनती है एसेट सर्विसेज वाले सेगमेंट के अंदर। और इनका पूरा एसेट सर्विसेज का मतलब ये लोग एंड टू एंड जितना भी यू कैन से कंप्लायंस वाला काम है, लाइक उसको कस्टडी में रखना, जो कंप्लायंस रिक्वायर्ड है उस कस्टडी के अंदर उनको सारा फुलफिल करना, मतलब काइंड ऑफ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने वाली बात हो गई। तो वो वाले सेगमेंट से इनका एसेट सर्विसेज वाला रेवेन्यू सेगमेंट यहाँ पे दिखाई पड़ता है। ये थोड़ा लिंक्ड है आपका जो कैपिटल मार्केट वाला सेगमेंट था आपका इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज वाला, उससे थोड़ा लिंक्ड है, राइट। तो या तो आप उसको फोर्थ वर्टिकल भी बना सकते हो, या फिर जो इनका कैपिटल मार्केट वाला जो सेकंड सब वर्टिकल था उसका पार्ट भी बना सकते हो। एसेट्स मतलब कोई इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस, मतलब यू कैन से कोई डिफरेंस करने वाली इतनी बड़ी मेजर बात नहीं है। तो जो इनका एसेट सर्विसेज वाला बिजनेस है वो लगभग 20 से 25% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू के अंदर। तो ये हमने समझने की कोशिश करी कि नुवामा वेल्थ का जो टोटल रेवेन्यू आता है उसके अंदर क्या क्या मेजर सेगमेंट्स है और किस तरह से इनका यू कैन से रेवेन्यू कौन से सेगमेंट से कितना परसेंट बिलोंग करता है। ऑल्दो मैंने इसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, एक आपको समरी क्रिस्प देके यहाँ पे बताने की कोशिश करिए कि हाँ यार नुवामा वेल्थ के ये लगभग काइंड ऑफ सब सेगमेंट्स है, उनके अकॉर्डिंग इस तरह से सेगमेंट वाइज इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। अब बात करते हैं FY 26 के लिए मैनेजमेंट ने अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया था। तो इनका जो फर्स्ट वर्टिकल है वेल्थ मैनेजमेंट वाला, जिसके दो सब वर्टिकल हैं, नुआमा वेल्थ और नुआमा प्राइवेट वाला। नुआमा वेल्थ आपका यू कह सकते हो जो मास एफ्लुएंट जो लोग हैं, यू कह सकते किसी का पोर्टफोलियो 1 करोड़ का है, 50 लाख का है, 1.25 करोड़ का है, 1.5 करोड़ का है, वो वाले लोग इसके अंदर ज्यादा आते हैं। जो नुआमा प्राइवेट वाला सेगमेंट है उसके अंदर जो अल्ट्रा एचएनआईज होते हैं, जिनका पोर्टफोलियो अराउंड यू कैन से 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, वो वाले क्लाइंट्स आते हैं। मतलब फैमिली बिजनेसेस, मतलब फैमिली ऑफिसेज आते हैं, या फिर किसी कंपनी के सीएक्सओज मान लो जिनका अच्छा खासा इक्विटी वेल्थ है, या फिर वो वाले लोग इस तरह यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। इस वाले सेगमेंट के अंदर इनका जो ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म भी है, तो यहाँ पे इनको इनकम दो तरह से आती है। फर्स्ट, जो इनका खुद का यू कैन से प्रोडक्ट है, लाइक यू कैन से एक इनका प्रोडक्ट है लाइक मैनेज्ड पोर्टफोलियो यू कैन से इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस, जो हमने आनंद राठी वेल्थ के बारे में बात करी थी। तो जो पैसा वो लोग खुद मैनेज करते हैं अपने क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव से, वहां से इनको अच्छी खासी इनकम आती है, एडवाइजरी फी भी आती है, एंड साथ में वो फी रिकरिंग वाले बेसिस पे होती है, मतलब हर एक एनुअल बेसिस पे आती है, राइट। तो इनका जो मैनेज पोर्टफोलियो लाइक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन है, वो इनका एक गाइडेंस था कि हम लोग FY 26 के अंदर उसके अंदर 25 से 30% के आसपास का नया इन्फ्लो यहाँ पे कंसिडर करने का सोच रहे हैं। मतलब वो दोनों सेगमेंट के अंदर था, नोमा वेल्थ के अंदर भी था, नोमा प्राइवेट के अंदर भी था, और इनका दोनों को मिला के लगभग उस टाइम पे टोटल बुक था लगभग 60 एयूएम था लगभग 55 से 60,000 करोड़ रुपए के बीच में। तो इनका एक्सपेक्टेशन था कि लाइक 25 से 30% के आसपास में यहाँ पे नया इन्फ्लो हमारा FY 26 के अंदर आ सकता है। मतलब जो इनका मैनेज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन है, वहां से लोग लगभग 25% के आसपास का इनकम कंसिडर काइंड ऑफ कर सकते हैं, राइट।
ये इनका एसेस कोई फिक्स गाइडेंस नहीं था। इन लोगों ने अपना वॉल्यूम बताया था, कितना इन्फ्लो आ सकता है। तो उसके बेसिस मैंने यहाँ पे एक कंसिडर करने की कोशिश करी, इनका इतना आसपास में रेवेन्यू परसेंटेज ग्रो कर सकता है एफवाई 26 के अंदर इनके वेल्थ वाले डिवीजन से। साथ में जो इनका वेल्थ, नॉर्मल वेल्थ के अंदर जो भी इनका एसेट्स है क्लाइंट्स का, लेट्स से किसी ने अपना ब्रोकिंग यहाँ पे यू कैन से अपना ब्रोकिंग अकाउंट खुलवा रखा है, किसी अपने क्लाइंट ने जो एचएनआई है या फिर अल्ट्रा एचएनआई है, तो इनका जो मैनेज पोर्टफोलियो वाला सेगमेंट तो अलग हो गया, उसके अलावा जितने भी इनकी इक्विटी पड़ी हुई है उनकी ब्रोकिंग अकाउंट के अंदर, वहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन वो करता है, लाइक एचएनआई क्लाइंट है, अगर अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट है, तो इससे इनका यू कैन से ट्रांजेक्शन इनकम वहाँ से आता है, राइट? ये इन लोगों ने काइंड ऑफ एक अपना जो मैनेज पोर्टफोलियो वाला सेगमेंट था, उसका एक वॉल्यूम फ्लो करने का गाइडेंस दिया था, लगभग 25 से 30% के आसपास में। तो वहाँ से हमने एक ड्राइव किया, लगभग 20 से 25% के आसपास की बिज़नेस ग्रोथ में भी यहाँ पे बन सकती है। अब इनका जो सेकंड वर्टिकल है यू कैन से कैपिटल मार्केट वाला, वो एज़ सच एफवाई 25 में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। तो मैनेजमेंट का कहना था कि लाइक एफवाई 26 के लिए एज़ सच हम लोग यहाँ पे कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं देना चाह रहे हैं, बट मे बी हम लोग यू कैन से हायर सिंगल डिजिट या फिर मिड यू कैन से इनिशियल अर्ली डबल डिजिट के आसपास में भी ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज़ आईपीओस प्लान हो सकते हैं एफवाई 26 के अंदर। ये बातें मैं कर रहा हूँ, लेकिन इनका जो क्वार्टर 1 एफवाई 26 का जो कॉन कॉल हुआ था, उसके अंदर जो गाइडेंसेस दिए थे, उसकी बातें मैं यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। थर्ड इनका जो सेगमेंट था आपका एसेट सर्विसेज वाला, उसके अराउंड इनका था कि हम लोग यू कैन से हायर सिंगल डिजिट और मिड सिंगल डिजिट से यहाँ पे यू कैन से हमारा बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं। एंड साथ में जो इनका एसेट मैनेजमेंट वाला वर्टिकल था, उसके लिए मैनेजमेंट का एसेस कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं था, बिकॉज़ ये लोग डायरेक्टली टारगेट कर रहे थे कि हम लोग कि जब तक हमारा 20,000 करोड़ रुपीस का एयूएम हो जाएगा, उस टाइम पे हम लोग हमारा इस वर्टिकल को ब्रेक इवन तक लाएँगे। तब तक ये वाला वर्टिकल थोड़ा लॉस मेकिंग रहेगा और एसेस उतना बड़ा फी रेवेन्यू भी ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो ओवरऑल जब तीनों चीजों को देखा जाए, लाइक इनका लेट्स से जो एसेट सर्विसेज वाले का मिड डबल डिजिट के आसपास में ग्रोथ गाइडेंस, कैपिटल मार्केट वाला में भी यू कैन से लगभग हायर सिंगल डिजिट और लाइक अर्ली डबल डिजिट के आसपास का यू कैन से काइंड ऑफ ये लोग अपना इनिशियल इंटरनल टारगेट लेके चल रहे थे। तो उनको जब यदि इंक्लूड कर लें चारों तीनों चारों सेगमेंट को, तो मे बी ये गाइडेंस हम लोग कंसिडर कर सकते थे कि ये कोई वाली कंपनी में भी 15 से 20% की बेस में एफवाई 26 के अंदर अपना बिजनेस यहाँ पे परफॉर्म कर सकती है। ऑल्दो मैनेजमेंट ने अर्ली साइन दे दिया था कि इनका एक जो क्लाइंट है जेन स्ट्रीट, जो इनका चला गया था, जिसका इनके पास अच्छा खासा कस्टडी भी था उनके यू कैन से एसेट्स का, जिससे इनको रिकरिंग इंटरेस्ट इनकम आ रहा था, वो भी इनका चला गया था। एंड साथ में जेन स्ट्रीट के जाने से इनका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो भी गिर गया था। तो इन लोगों ने अर्ली कंसिडर कर लिया था कि मे बी एफआई 26 के अंदर हमारा प्रॉफिट के अंदर लगभग 30 करोड़ रुपीस का डेंट लग सकता है इस एक बड़े क्लाइंट के कारण। बट इनका कहना था कि हम लोग मल्टीपल इंस्टीट्यूशन जो छोटे क्लाइंट है उनको भी ऑनबोर्ड कर रहे हैं, तो मे बी 30 40 50% के आसपास का प्रॉफिट का जो डेंट लगेगा उसको हम लोग रिकवर कर लेंगे, बट बाकी का मे बी रिकवर ना हो पाए। तो वो एक यू कैन से हम लोग कंसिडर करके चल रहे थे। यू कैन से क्वार्टर 1 की कॉन कॉल जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे साफ-साफ बताया, उसके बाद में कंसिडर करके चल ही रहे थे, राइट? तो फिर भी लाइक जब ओवरऑल चीजों को देखें तो यहाँ पे मोटा-मोटी लग रहा था कि अराउंड 15 से 20% के आसपास में एक कंपनी बिजनेस ग्रोथ कर सकती है एफवाई 26 के अंदर। ठीक है जी। अब देखते हैं जो इनकी एक्चुअल डिलीवरी हुई है एफवाई 26 के अंदर एंड साथ में क्वार्टर 4 एफवाई 26 के अंदर, उसको एक बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो मैनेजमेंट ने जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन शेयर करी थी, उसको एक बार मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूँ, ताकि हम लोग उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर सकें, सेगमेंट वाइज भी एंड उनके नंबर जो एफवाई 26 के हैं उसको भी, राइट? तो आई थिंक ये नंबर तो आपने ऑलरेडी वैसे देख लिए होंगे कि यार इनका एफआई 26 के अंदर ऐसा कोई अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ नहीं किया, लाइक 8% से इनका रेवेन्यू ग्रोथ किया एफआई 26 के अंदर। प्रॉफिट इनका लगभग 6% से ग्रोथ किया, प्रॉफिट लगभग 1041 करोड़ रुपए का आया है, रेवेन्यू इनका 3122 करोड़ रुपए के आसपास आया है। एंड बात करें क्वार्टर 4 के टाइम की, जो एफआई 26 का एग्जिट क्वार्टर है, उसके अंदर भी रेवेन्यू 7% से ग्रोथ किया है, प्रॉफिट यहाँ पे 5% से ग्रोथ किया है। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग नंबर यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, ऑल्दो कंपनी ने यहाँ पे 14 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया था, बट दैट इज डिफरेंट थिंग। हमें यहाँ पे धंधे से मतलब है। तो धंधे की बात करें, सेगमेंट वाइज की भी बात कर लेते हैं। तो फर्स्टली इनका जो वेल्थ मैनेजमेंट वाला वर्टिकल है, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है इनका, उसकी बात कर लेते हैं। तो जी हाँ, इसने बहुत अच्छा किया। जो हमारा उम्मीद था 20 से 25% के बीच में ग्रोथ करने का, एफआई 26 के अंदर वाला वर्टिकल 20% का रेवेन्यू ग्रोथ किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे लगभग 23% का ग्रोथ किया। मतलब जो भी हमारा 20 से 25% के बीच का एक हमारा जो एक्सपेक्टेशन था, उसको यहाँ पे फुलफिल किया है। उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो क्लाइंट का जो टोटल एसेट्स है इनका मैनेज पोर्टफोलियो वाला, प्लस जो खुद की इक्विटी होल्डिंग है, वो लगभग 3.13 लाख करोड़ रुपीस के आसपास को क्रॉस कर गया है। बट यदि इसको थोड़ा बाइफरकेट करें, लाइक इस वेल्थ मैनेजमेंट के दो पार्ट हैं। नोवामा वेल्थ जो मास एफ्लुएंट यू कैन से कस्टमर उनके लिए, एंड जो नोवामा प्राइवेट जो अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स के लिए, उसको इन दोनों में थोड़ा सेग्रीगेट करें। तो इनका जो नोवामा वेल्थ वाला पार्ट है, उसके अंदर जो इनका यू कैन से पीबीटी जो ग्रो हुआ है एफआई 26 के अंदर, दैट इज समथिंग इनका धंधा लगभग 22% के आसपास से ग्रोथ किया है, राइट? और जो नेट इनफ्लो की बात करें, जो इनका मैनेज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन वाला इनका प्रोडक्ट है, उसके अंदर इनका जो 38% से वाई इनका फ्लो यहाँ पे ग्रो किया है। तो मतलब यू कैन से ये
इनका लाइक इनका यहाँ पे साफ-साफ मेंशन है ना, लाइक FY26 नेट फ्लोज फ्रॉम एमपीआईएस मैनेज्ड पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन रिमेन स्ट्रांग एट लाइक 8,920 crore rupees, a 38% YoY ग्रोथ एंड रिप्रेजेंटिंग 30% ऑफ ओपनिंग एमपीआई एसेट। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसके अंदर इन लोगों ने 30% की गाइडेंस दी थी, बट 38% से यहाँ पे ग्रो किया है, अच्छी बात है। नोवा प्राइवेट की बात करें तो यहाँ पे इनका जो YoY ग्रो किया 24% के आसपास में, मतलब वही 20 से 25% का हम लोग यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे थे, वो यहाँ पे ग्रोथ करी है। एंड प्रॉफिट फॉर टैक्स यहाँ पे 24% से ग्रोथ किया, दैट इज गुड। एंड साथ में जो इनका मैनेज पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन वाला पार्ट है, वो यहाँ पे ग्रो किया लगभग 9,630 करोड़ रुपए के आसपास में। तो वही इनका एक गाइडेंस था, लाइक इनका लगभग जो 30% के आसपास का गाइडेंस था, 55 से 60,000 करोड़ रुपीस के आसपास इनका मैनेज पोर्टफोलियो वाला एयूएम था। तो उसमें भी लाइक 30% देखे तो वही लगभग 17-18,000 करोड़ रुपीस के आसपास इनका गाइडेंस था नेट फ्लो का, वो भी यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो ये वाला सेगमेंट तो अच्छा है क्या इनका, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। मतलब जो 20 से 25% का हम लोग कंसिडर कर रहे थे इनके गाइडेंस को, नेट फ्लो को देखते हुए, वो यहाँ पे प्रॉपर फुलफिल किया, उसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और आपने देखा होगा लाइक आनंद राठी वेल्थ ने भी अच्छा खासा फुलफिल किया था इनका जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है। तो इनका वेल्थ मैनेजमेंट वाला पार्ट है जो 50% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू का, वो तो यहाँ पे अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बाकी के वर्टिकल कोड देख लेते हैं। एसेट मैनेजमेंट वाला पार्ट तो बहुत छोटा है, 22 करोड़ रुपीस का फी आया है क्वार्टर 4 के अंदर, वाई ऑन वाई लगभग मतलब टोटल साल के अंदर 77 करोड़ रुपीस का फी इनकम है। तो ऐसा 3,000 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू पे 77 करोड़ रुपीस का अपन देखें इनकम, तो 3 to 4% के आसपास में, ऐसा कोई बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब बात करते हैं एसेट सर्विसेज और कैपिटल मार्केट वाले बिजनेस के बारे में। तो जो इनका एसेट सर्विसेज वाला बिजनेस है, वाई लगभग 12% से ग्रोथ किया है, दैट इज आल्सो गुड। ठीक है, मतलब गाइडेंस भी इनका लगभग मिड डबल डिजिट और लाइक इनके आसपास में ही था, तो वो भी ठीक है। यहाँ पे 12% से ग्रोथ किया है। एंड इनका जो कैपिटल मार्केट वाला बिजनेस है, वो यहाँ पे वाई 19% से डी ग्रोथ किया है, मतलब यहाँ पे ग्रोथ की जगह डी ग्रोथ देखने को मिली है। एंड जो इनका पीबीटी है, वो यहाँ पे लाइक 3% से डी ग्रोथ किया वाई। तो ये थोड़ा यहाँ पे लाइक दिक्कत वाला मामला मेरे को दिखाई पड़ा है, जो इनका कैपिटल मार्केट वाला बिजनेस है। बिकॉज़ कैपिटल मार्केट आपको पता है कितना वोलेटाइल रहा है। लाइक क्वार्टर 1 के अंदर तो ट्रम्प के टैरिफ आ रहे थे एंड क्वार्टर 4 के अंदर आपका यूएस ईरान वॉर चल रहा था। तो इतनी वोलेटिलिटी तो मतलब कैसे काम बनेगा? लोग मतलब एज़ सच कोई इतना बड़ा ट्रेडिंग मतलब वॉल्यूम लेके एक साथ आगे बढ़े, वो थोड़ा तकलीफदेही है। आपको भी पता है, ये साइक्लिकल बिजनेस है। जब कैपिटल मार्केट बुल स्ट्रक्चर में होता है, तो लाइक ये वाला वर्टिकल ग्रो करता है, नहीं तो नहीं करता है। अब देखते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर और क्या-क्या चीज़ जो हमें देखने को चाहिए, वो एक बार और देख लेते हैं। तो आई थिंक इस वाली स्लाइड में देखो, इनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, वो यहाँ पे 1% से ग्रो कर गया है। तो ये वाला आप जब पार्ट देख रहे हो, तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो इनका कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा था जब इनका एयूएम बढ़ रहा था। बट आपको भी पता है, कैपिटल मार्केट वाले में जो इनके एम्प्लॉइज की कॉस्ट है, वो तो उतनी रहेगी ना यार। रेवेन्यू डिग्रो किया तो डेफिनिटली आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट 1% से बढ़ गया। कॉस्ट टू इनकम रेशियो मान लो, तो यहाँ पे 1% से बढ़ गया। तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव सेंस आया है। ऑल्दो मतलब ये इम्प्रूव होना चाहिए। और तो मतलब देखते हैं एफआई 27 के लिए मैनेजमेंट ने क्या बोला, एक बार कौन-कौन हाइलाइट्स के अंदर बात करेंगे इस कॉस्ट टू इनकम रेशियो के बारे में भी। बात करें इनके रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, तो 28% के आसपास में है। लास्ट ईयर वो 31% के आसपास में था। एंड ठीक है, मतलब ये कंपनी एफआई 24 से एफआई 25 के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ करी थी, मतलब यू कैन से लगभग 40% के आसपास में। एंड एफआई 23 से एफआई 24 के अंदर भी लगभग 30-35% से ग्रोथ किया था, बट वो ग्रोथ अभी दिखाई नहीं पड़ी एफआई 26 के अंदर। आपको पता है कि कितना वोलेटाइल मार्केट रहा है, तो उसके बेसिस में यहाँ पे यू कैन से टर्बुलेंस तो दिखाई पड़ा ही है इनके बिजनेस के अंदर, राइट। तो ये काइंड ऑफ हमने इनका जो भी लाइक एक्चुअल Q4 एफआई 26 के अंदर, साथ में एफआई 26 के अंदर, उसको डिस्कस करने की कोशिश करी। नंबर देके क्या पता लग रहा है कि ऐसा इन लोगों ने कोई फिक्स गाइडेंस नहीं दिया था एफआई 26 के लिए, बट जो इन लोगों ने वॉल्यूम ग्रोथ बताई थी, उसके बेसिस पे हम लोग काइंड ऑफ कंसीडर करके चल रहे थे कि 15-20% के बीच में इनका बिजनेस ग्रो करेगा। तो वो तो यहाँ पे ग्रोथ करता हुआ साफ साफ दिखाई नहीं पड़ा है, राइट। तो अब देखते हैं एक बार कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने क्या क्या पॉइंट्स रखे हैं एंड किस तरह से आगे अपने एफआई 27 को ग्रोथ करने का प्लान कर रहे हैं, उनको एक बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो कॉनकोर के जो मेजर हाइलाइट्स हैं, एक बार मैं वो आपके साथ में पहले कवर कर लेता हूँ, फिर हम लोग आगे इनका एफआई 27 का किस तरह से बिजनेस ग्रोथ करने का प्लान है, उस पर बात करेंगे और फिर एक वैल्यूएशन एनालिसिस भी करने की कोशिश करेंगे। तो मैनेजमेंट का वही कहना है कि लाइक हमारा जो मैनेज पोर्टफोलियो वाला सेगमेंट है, वो यहाँ पे 38% से ग्रोथ किया है। एसेट सर्विसेज का सेगमेंट 13% से ग्रोथ किया है। और नुआमा प्राइवेट के अंदर हम लोगों ने हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजर थे, उनको बढ़ा के 90 से 150 कर दिया है। एंड साथ में जो लोग लेंडिंग करते हैं, यू कैन से अपने मास एफ्लुएंट कस्टमर्स के लिए, एंड साथ में अल्ट्रा एचएनआई कस्टमर को जो लेंडिंग देते हैं, यू कैन से मार्जिन ट्रेडेड फंडिंग वाले पार्ट के लिए, या फिर हो सकता है किसी क्लाइंट को अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में कुछ पैसा रेज करना हो, उसके अंदर इन लोगों ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। लोन बुक इनकी लगभग पहुंच गई है कहाँ पे, 4,900 करोड़ रुपए पहुंच गई है। 1,000 करोड़ रुपीज का एडिशन हुआ इनकी लोन बुक के अंदर।
तो इनका जो रेवेन्यू के अंदर कंट्रीब्यूशन हुआ है नेट इंटरेस्ट इनकम वाला लगभग 12-13% के आसपास में कंट्रीब्यूशन हुआ है। दैट इज ग्रेट थिंग। ऑल्दो मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि जो हमारा लेंडिंग बुक है उसको और बढ़ा के लाइक नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर उससे हमारा टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन लगभग 25 से 30% के आसपास में जाने की पॉसिबिलिटी है वेल्थ मैनेजमेंट वाले सेगमेंट के अंदर, राइट? तो एक अच्छी बात है। एंड साथ में लोगों ने ये भी एक बोला कि हमने एसेट सर्विसेज के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा क्लाइंट खो दिया है। आपको तो पता है जेन स्टेट में लोगों ने खो दिया था क्वार्टर 1 एफआई 26 के अंदर। तो उसका यहाँ पे अच्छा खासा नुकसान हुआ है। फर्स्ट इनकी कैपिटल मार्केट वाले सेगमेंट के अंदर जो इनका इंस्टीट्यूशनल इक्विटी के अंदर जो एक ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर गया उसकी वजह से, बिकॉज़ जेन स्टेट तो कितना भयंकर ट्रेडिंग करता था फ्यूचर एंड ऑप्शन की, आपको तो पता ही है। कितना अच्छा खासा पैसा उन लोगों ने बनाया था, वो रिपोर्ट आई थी एक सेबी की, आपको पता ही है। कितने बेचारे रिटेल इन्वेस्टर के पैसा यहाँ पे खराब हुआ जो जेन स्टेट को गया, राइट? ठीक है, वो ट्रेडिंग आपका एक ज़ीरो सम गेम होता है। कोई जीतता है तो कोई हारता है, सिंपल सी बात है। किसी की झोली भरती है तो किसी की झोली खाली होती है। ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो इनका वही यार, लाइक अब जेन स्ट्रीट ने यहाँ पे इतना अच्छा हाई वॉल्यूम में ट्रेडिंग करने के लिए अच्छा खासा इन लोगों ने एसेट्स का कस्टडी भी दे रखा होगा नॉर्मल वेल्थ को, तो वहां से इनको एक इंटरेस्ट इनकम भी आता था। एक तो इनका जेन स्ट्रीट गया है, उसकी वजह से इनका यू कैन से जो एसेट सर्विसेज का धंधा है वो भी उस रेट से ग्रोथ नहीं कर पाया, राइट? तो ये दिखते हैं, मतलब ठीक है, एक बड़ा क्लाइंट जाने की वजह से इनको एसेट सर्विसेज वाले धंधे पे भी इम्पैक्ट पड़ा है एंड साथ में इनके ट्रेडिंग वॉल्यूम पे इम्पैक्ट पड़ने से इनका ब्रोकरेज का भी इनका से इतना अच्छा रेवेन्यू नहीं आया है। ठीक है, मतलब ऑल्दो मैनेजमेंट का कहना है कि लाइक यदि हम लोग कैपिटल मार्केट के सेगमेंट को एक्सक्लूड कर दें, तो हमारा जो बाकी के सेगमेंट है एसेट सर्विसेज और हमारा वेल्थ मैनेजमेंट, उसको ऐड करें तो हमारा बिजनेस ग्रोथ यहाँ पे 17 से 18% के आसपास में हुआ है। बट हम क्यों कर दे भाई? कैपिटल मार्केट भी तो आपका एक बिजनेस वर्टिकल है ना। लाइक आप, ठीक है, मैं कोई ऐसा बुराई नहीं कर रहा किसी कंपनी की, बट आपको ही तो बनना है, आपको तो डैम कैपिटल भी बनना है, आपको तो आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर भी बनना है, आपको तो आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट बनना है, और अभी तो आप म्यूचुअल फंड वाला बिजनेस भी ला रहे हो, तो आपको तो एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट बनना है, आपको तो सब कुछ बनना है ना। ठीक है, तो आपको कोई ना कोई वर्टिकल कभी ना कभी अच्छा नहीं चलेगा, तो उसका नुकसान तो आपको ही भुगतना पड़ेगा ना। सीधी सी बात है। अब जैसे आनंद रेड्डी वेल्थ है, वो अपना सेपरेट धंधा चलाता है वेल्थ मैनेजमेंट का। आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर, वो अपना अलग से ब्रोकिंग का धंधा चलाता है। दोज आर सेपरेट बिजनेसेस। पर ठीक है, नुआ वेल्थ वांट कि लाइक हम सारे सेगमेंट को इकट्ठा करके चलें, आगे बढ़ें। ठीक है, सबका अलग-अलग स्ट्रेटजी होता है, अलग-अलग थॉट प्रोसेस होता है, हर एक को अपना किसी कंपनी को रन करने का, उस पे हम लोग कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाएँगे। हम सारी चीज़ें एज़ ए इन्वेस्टर बन के यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। इनका ये भी कहना है कि हमारा जो म्यूचुअल फंड का लाइसेंस है एफआई 27 के अंदर आ जाएगा एंड साथ में शुरुआत में कुछ खर्चा करना पड़ेगा हमारा नया फंड लॉन्च करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, तो हो सकता है कॉस्ट टू इनकम रेशियो के अंदर 1 बेसिस पॉइंट का डेंट आ सकता है। तो जो हम बात कर रहे थे ना, लाइक इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो 55 था बढ़ के 56% पे चला गया, मे बी 1% का वो डेंट लगने का इन लोगों ने बात कहा है। बट इन लोगों ने बोला जो हमारा आरएम की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, जो हम लोग हमारा टेक में इतना अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं कि सारी सर्विसेज का कॉम्बो बना के दे रहे हैं, ताकि जो हमारे वेल्थ मैनेजमेंट वाला जो सेगमेंट है उनको सारी सर्विसेज एक साथ मिल मिल रही हो। ब्रोकिंग उनको मिल रहा है, एडवाइजरी उनको मिल रहा है, वो लाइक लेंडिंग भी वो वहीं से ले सकते हैं। तो जब ऐसा चीज़ एक साथ में होगा तो हमारी आरएम की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब आरएम की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हर एक साल हम लोग लगभग 50 बेसिस पॉइंट के आसपास में हमारा कॉस्ट टू इनकम रेशियो के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इनका म्यूचुअल फंड वाला वर्टिकल आने से हो सकता है 100 बेसिस पॉइंट का इवन से कॉस्ट टू इनकम रेशियो बढ़े, बट आरएम की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो डेफिनिटली इनको वहाँ पे इंप्रूवमेंट होगा। और यदि इनका कैपिटल मार्केट का बिज़नेस अच्छा कर जाएगा एफआई 27 के अंदर, तो जो इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो में जो डेंट लगा था 1% का, वो वापस इंप्रूव हो जाएगा। तो ओवरऑल काइंड ऑफ लगभग सिमिलर काइंड ऑफ कॉस्ट टू इनकम रेशियो रह सकता है, 55.5 के आसपास में, मे बी एक्सपेक्टेशन है। एक्चुअल डिलीवरी क्या होगी एक बार देखना पड़ेगा अपकमिंग क्वार्टर्स के रिजल्ट के अंदर। अब बात कर देते हैं क्यू&ए के बेसिस पे, लाइक जो एनालिस्ट ने जो क्वेरीज इनसे करी है उनकी बार बात कर लेते हैं। तो उनका कहना है कि लाइक कुछ-कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस ने लाइक अप्रैल के अंदर अपने एक्सपेंस रेशियो कम किए हैं, उसका आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो उनका कहना है कि हमारा जो म्यूचुअल फंड हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया हमारे क्लाइंट्स को, वेल्थ मैनेजमेंट के क्लाइंट्स को, वो लगभग 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का हमने यहाँ पे हमारा बुक है, एयूएम है। तो लगभग 15% 20% के आसपास में कंट्रीब्यूट करता है टोटल एयूएम का, तो मे बी ऐसा कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। इनका ये कहना है, बट ठीक है, आपको भी पता है जब लाइक एक्सपेंस रेशियो कम चार्ज कर रहा है आपका लाइक एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, तो डेफिनिटली आपके कमीशन पे भी इम्पैक्ट तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट मे बी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। बट इनका कहना है कि हमारा टोटल बुक का वो लगभग 15% के आसपास में ही, तो बड़ा इम्पैक्ट शायद नहीं पड़ना चाहिए। ये बात हुई इनकी लाइक म्यूचुअल फंड वाले पार्ट में। एक इनका क्वेश्चन था कि लाइक एक अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट आपके साथ में रिटेन क्यों हो? इसका लॉजिक बताओ। बिल्कुल सही बात है यार, वो क्यों ना आनंद राठी वेल्थ पे जाए या फिर क्यों ना वो 361 होम वेल्थ पे जाए, मतलब अलग-अलग कंपनीज है वेल्थ मैनेजमेंट वाले, उनके पास क्यों ना जाए? तो उनका कहना है कि हम लोग फुल टेक स्टैक पे काम करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग, लाइक एक अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट को क्या चाहिए? एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। उसको एडवाइजरी सर्विसेज चाहिए, हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। उसको अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में, अपने शेयर्स के अगेंस्ट में कुछ लोन चाहिए, हम उसको प्रोवाइड कराते हैं।
तो इन लोगों ने बोला हम लोग एक कॉम्बो प्रोवाइड कराते हैं हमारे क्लाइंट्स को और हमारा एक जब आरएम तीनों चारों चीज़ों पे एक साथ काम करता है, तो हमारे आरएम की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो मतलब एक आरएम को सिंगल पीओसी के रूप में सारी सर्विसेज़ मिल जाती है। तो उसकी स्विचिंग कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाती है। देखो बात तो बिल्कुल सही है। मतलब यदि आपका कोई क्लाइंट है और उसको आप उसे एक सारा सब कुछ कॉम्बो प्रोवाइड करा देते हो, तो वहाँ पे क्लाइंट जो आपका लाइक 10-15 करोड़ रुपीज़ का ईएम दे रखा है आपको, उसकी स्विचिंग कॉस्ट तो बढ़ जाती है। तो ये बात तो देखो मेरे को लॉजिकल लगी। अब इनसे पूछा गया कि आपका जो अल्ट्रा एचएनआई वाला जो बुक है, उसका ब्रेकअप बताओ। इनके पास टोटल लगभग जो फैमिली हाउसेज़ हैं 4500 के आस-पास में फैमिली हाउसेज़ हैं, जो इस वाले सेगमेंट के अंदर कंसिडर होते हैं अल्ट्रा एचएनआई मतलब 5 से 10 करोड़ से ऊपर वाले। इनका कहना है कि लाइक यदि यदि टोटल बाइफरकेट करूँ अल्ट्रा एचएनआई को तो 1/3 मतलब 30 से 40% ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका एयूएम 10 करोड़ से ऊपर है। एंड वो 30-40% क्लाइंट टोटल एयूएम का लगभग 70% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। लाइक आपके जो टॉप 8, 10, 15, 20 फैमिलीज़ होंगी, वो अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। एंड इनका एक ये भी पॉइंट था कि लाइक हमारा कॉस्ट इनकम रेशियो को इंप्रूव करने के लिए हम लोग एक्सटर्नल आरएम्स भी यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं। एफ्लुएंट मास वाले सेगमेंट बता रहा हूँ। अल्ट्रा एचएनआई के अंदर तो इन लोगों ने अपना आरएम खुद ही बढ़ा दिया, 90 से बढ़ा के 150 कर दिया है। बट जो एफ्लुएंट मास सेगमेंट है, उसके अंदर लोग एक्सटर्नल आरएम्स ला रहे हैं, जो यहाँ पे यू कैन से कमीशन बेसिस पे काम करेंगे। भाई ठीक है, सीधी-सी बात है, आपने हमें लाइक ₹300 का रेवेन्यू दिया, तो हम आपको ₹100 दे यहाँ पे आपको एज़ अ कमीशन के रूप में दे देंगे, सिंपल सी बात है। तो सही सी बात है लेकिन इनका जो खुद का आरएम होता है उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, उसको फिक्स सैलरी होती है, इंसेंटिव्स होते हैं। जब वो ऑफिस के अंदर आता है तो उसका जो भी एचआर एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वो अलग होते हैं। तो एक्सटर्नल ये लोग आरएम रख रहे हैं दैट इज़ ठीक है मतलब काइंड ऑफ बेटर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, ऐसे उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इनसे ये भी पूछा गया कि आपका एफए 26 के अंदर आपके जो आरएम चर्न हुए हैं, जो आरएम आपको आरएम अट्रिशन वाला जो आप आरएम आपकी कंपनी को छोड़ के गए हैं, उससे आपके एवीएम पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है? तो उनका कहना है कि हमारा जो नोवामा प्राइवेट है, उसमें तो ऐसा कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, 1 से 2% का ही है। बिकॉज़ जो आपका नोवामा प्राइवेट है ना, उसका स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और जो बाकी एचएनआई क्लाइंट्स हैं, आपका एफluent क्लाइंट्स हैं, उनका भी स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है बिकॉज़ उनको एक कॉम्बो पैक यहाँ पे मिल रहा है। तो हमने आनंद राठी वेल्थ के अंदर देखा था ना कि जब आरएम वहाँ पे छोड़ के जा रहा था, तो वहाँ पे लगभग 20-30% एयूएम वो साथ लेके चला जा रहा था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है बिकॉज़ यहाँ पे एक फुल टेक स्टैक है, कंप्लीट कॉम्बो प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि नोवा वेल्थ के अंदर हमारा जो एयूएम अट्रिशन 3 से 4% के आस-पास में यदि कोई आरएम छोड़ के जाता है तो एंड नोवामा प्राइवेट के अंदर 1 से 2% के आस-पास में। तो ये अच्छा खासा मैनेज्ड है इनका। वो मतलब आनंद आनंद राठी वेल्थ से तो अच्छा इनका यहाँ पे मैनेजमेंट है। मतलब बिकॉज़ इनका एक जो ओवरऑल जो कॉम्बो यहाँ पे फ़ायदा भी कर रहा है, बिल्कुल कहीं न कहीं एंगल में। इनका नेक्स्ट और क्वेरी था इनके एसेट सर्विसेज वाले बिज़नेस को लेके कि लेट्स से कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, वो मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर अपना यू कैन से ट्रेडिंग करता है। तो आप उसको एज़ अ कस्टडी किस तरह से देते हो उसको? मतलब जो एसेट आप अपनी कस्टडी में लेते हो, तो वो किस तरह से मैनेज करते हो? तो उनका कहना है कि लाइक इंडिया के अंदर तो हम ही कर लेते हैं और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे कुछ ग्लोबल कस्टोडियंस हैं, उनसे हमारा टाई अप चल रहा है। तो जिनका काम इंडिया के अंदर नहीं है, तो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर हम लोग उन ग्लोबल कस्टोडियन के पास में वो कस्टडी के रूप में कोलैबोरेट कर लेते हैं, टाई अप कर लेते हैं। तो इस तरह से उस पोर्टफोलियो फॉरेन एफपीआई इन्वेस्टर को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को इस तरह से मैनेज कर दें कस्टोडियन के पर्सपेक्टिव से। अब बात करते हैं इनके कैपिटल मार्केट वाले बिज़नेस के बारे में क्या कमेंट्री आई है। तो इनका कहना है कि एफए 27 के अंदर एक्सपेक्टेड है लगभग 40 डील्स पाइपलाइन के अंदर है। क्यूआईपीज़ के रूट के द्वारा, आईपीओ रूट के द्वारा, तो एक्सपेक्टेड है कि ये चीज़ अच्छा जाना चाहिए एफए 26 बट सॉरी एफए 27 तो अगेन बट पॉइंट वही है कि लाइक यार मार्केट यदि वापस चीज़ें अच्छी होंगी, कंपनीज़ के वैल्यूएशन सुधरेंगे, तभी तो क्यूआईपी और आईपीओज़ आएँगे ना यार, अदरवाइज़ फिर क्यूआईपीज़, आईपीओज़ क्यों होंगे? है ना? तो जो एफए 26 में आपको भी पता है कितना खराब गया है, तो लाइक यदि ऐसा ही माहौल रहा तो फिर ज़्यादा आईपीओ भी नहीं आएँगे और ज़्यादा क्यूआईपीज़ भी नहीं आएँगे, सिंपल सी बात है। बट ऑल्दो इनका कहना है कि 40 डील पाइपलाइन में है, यदि मार्केट सुधरता है तो मे बी इनको अच्छा खासा कैपिटल मार्केट वाला सेगमेंट यहाँ पे ग्रो कर सकता है। लास्ट में इन्होंने एक ही चीज़ बोली यार कि लाइक हम लोग है ना एक हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है उसको फुल स्टैक प्लेटफ़ॉर्म बनाना कोशिश कर रहे हैं। हमारे वेल्थ मैनेजमेंट वाले सेगमेंट के पर्सपेक्टिव से भी लाइक जो अल्ट्रा एचएनआई है, एचएनआई क्लाइंट्स है, मास एफ्लुएंट क्लाइंट्स है उनके लिए भी एंड साथ में जो इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ है उनके लिए भी। इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के लिए लाइक उनको रिसर्च सर्विसेज़ देना एंड साथ में लाइक जब वो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आके ट्रेडिंग करेंगे तो उनको एक ब्रोकिंग प्लेटफ़ॉर्म देना। साथ में उनको एक फैसिलिटी देना अच्छे खासे फंड्स की ट्रेडिंग करने के लिए एंड साथ में उनके एसेट्स की कस्टडी लेने के पर्सपेक्टिव से। तो ये बात तो कहनी पड़ेगी जो इनके रिटेल कस्टमर्स हैं लाइक अल्ट्रा एचएनआईज़, एचएनआईज़, मास एफ्लुएंट्स उनके लिए भी ये लोग फुल स्टैक प्लेटफ़ॉर्म बना रहे हैं। एंड साथ में जो इंस्टीट्यूशनल लाइक इंस्टीट्यूशनल्स हैं जो भी एफपीआईज़ हैं या फिर बड़े पीएमएस हैं, उनके लिए भी ये लोग एक एंड टू एंड प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं। ये बात तो अच्छी है एंड साथ में यदि किसी साथ में इनका वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला सेगमेंट तो है ही है।
तो ये तो कहना पड़ेगा यार, नुवामा वेल्थ का जो धंधा है ना, उसके अंदर ये लोग एक पूरा प्रॉपर कॉम्बो बना के रखे हैं। मतलब कुछ भी चाहिए किसी इंस्टीट्यूशन इक्विटी कंपनी को, लो भाई, बिल्कुल आपके लिए तैयार है, ये चीज़ लो। किसी भी एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई को कोई भी सर्विस चाहिए, ब्रोकिंग चाहिए, एडवाइजरी चाहिए, लैंडिंग चाहिए, लो भाई आपके लिए तैयार है। तो ठीक है, ये बात तो माननी पड़ेगी, बट उसके कुछ-कुछ नेगेटिव भी होते हैं यार, लाइक कैपिटल मार्केट वाले सेगमेंट के अंदर चीज़ें आपको पता है साइक्लिकल होती है। तो जब वो सेगमेंट अच्छा नहीं करता है, तो फिर आपका रेवेन्यू ग्रोथ रेट थोड़ा स्टैग्नेंट हो जाता है, उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाता है। ये हमने बात करी इनके कौन-कौन के मेजर हाइलाइट्स की। अब बात करते हैं एफवाय 27 के लिए किस तरह से बिज़नेस ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया है। तो एज़ सच इनका कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं है, जो इन लोगों ने एफवाय 26 का भी नहीं दिया था, बट अगेन लाइक जो इनका बेसिक हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। इनका जो नया फ्लो है, इनके मैनेज पोर्टफोलियो के अंदर, मे बी वही लगभग 25-30% के आस-पास में रह सकता है एफवाय 27 के अंदर। इनका जो एसेट सर्विसेज वाला बिज़नेस का जो वर्स्ट था, वो एफवाय 25, एफवाय 26 में हो चुका है। तो एक्सपेक्टेड है कि इनका जो लोग 15 से 20% के आस-पास में ग्रोथ रहती है एसेट सर्विसेज वाले बिज़नेस की, वो यहाँ पे मेंटेन रह सकती है। एंड साथ में अब इनका जो एसेट मैनेजमेंट वाला तो बहुत छोटा वर्टिकल है, उसमें तो ऐसा कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसको एक बार साइड करते हैं। सॉरी, मतलब वो छोटा वर्टिकल है तो ऐसा बड़ा कोई यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। बात करते हैं जो उनका कैपिटल मार्केट वाला बिज़नेस सेगमेंट है, तो वो यहाँ पे किस तरह से परफॉर्म करेगा, वही डिसाइड करेगा कि पूरी कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी। यदि वो वाला सेगमेंट लेट से अच्छा ग्रो कर गया, मे बी 20, 25, 30% के आसपास में, तो पूरी कंपनी का टॉप लाइन हो सकता है 25% के आसपास ग्रोथ कर जाए। और यदि वो नेगेटिव ग्रो किया, जो जैसे अभी एफआई 25, एफआई 26 में ग्रो किया, यदि वैसा ग्रो करेगा तो पूरी कंपनी ग्रोथ रेट वापस 15% के आसपास में आ जाएगी। तो सिचुएशनल चीजें हैं। तो ऐसा कोई फिक्स गाइडेंस नहीं है, बट ठीक है, हमने तो एक अजम्पशन ले लिया कि भाई ये फ्लैट रहेगा या फिर नेगेटिव ग्रोथ करेगा 2, 3, 4, 5% का जो एफआई 26 में किया, तो मे बी मतलब कैपिटल मार्केट वाला सेगमेंट, तो ओवरऑल धंधा मे बी 15% से ग्रोथ करे। और यदि कैपिटल मार्केट वाला अच्छा कर गया 20%, 25% से ग्रो कर गया इनका रेवेन्यू सेगमेंट, तो ओवरऑल इनका रेवेन्यू 25% के आसपास में ग्रो कर सकता है। अब बात एक बार इस कंपनी को थोड़ा वैल्यूएशन एनालिसिस करके भी देख लेते हैं। तो इस कंपनी जो करंट मार्केट कैप है लगभग 27-28 करोड़ रुपए के आसपास में है। कंपनी का जो करंट प्रॉफिट है एनुअली लगभग 1040 करोड़ रुपए के आसपास में है। करंटली कंपनी का पी रेशियो लगभग 26.5 के आसपास में है। तो फर्स्ट सिचुएशन में लेता हूँ, यदि कंपनी सपोज करो अराउंड 20 से 25% के आसपास धंधा ग्रोथ करती है, कंसिडरिंग इनका कैपिटल मार्केट वाला सेगमेंट अच्छे से ग्रो करता है, उस वाले यूज केस की बात कर लेते हैं। तो उस वाले यूज केस में इनका फॉरवर्ड पी आएगा लगभग 21 से 22 के आसपास में। और यदि फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करें तो इनका आएगा, यदि फॉरवर्ड पी के अंदर बिजनेस ग्रोथ रेट से 20 से 25% बेच के, तो इनका फॉरवर्ड पी रेशियो आएगा 0.9 के आसपास में, या 1 के आसपास में, राइट? तो उस वाले केस में ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वैल्यूएशन में अट्रैक्टिवनेस दिखाई पड़ेगा। बट यदि कैपिटल मार्केट का धंधा ढंग से ग्रोथ नहीं करता है, उल्टा की नेगेटिव ग्रोथ करता है एफआई 26 की तरह, या फिर फ्लैटिश काइंड ऑफ ग्रोथ करता है, तो पूरी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ को ड्रैग मार देगा। तो ओवरऑल कंपनी ग्रोथ रेट कितनी रह जाएगी? 15% के आसपास में। मे बी वो 16 हो, 15 हो, 14, हमें नहीं पता। मैं यहाँ पे लमसम नंबर लेने की कोशिश करके आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। आप उतना तो समझ ही गए होंगे आई थिंक। तो अब देखो यार, मतलब यदि 15% से ग्रोथ करेगा तो उनका फॉरवर्ड पी कितना आएगा? वही 23, 24 के आसपास में। फॉरवर्ड पी कितना बनेगा? लाइक आपका फॉरवर्ड पी रेशियो 23, 24 का, बिज़नेस ग्रोथ रेट 15% की, तो फॉरवर्ड पी बनेगा आपका 1.5 के आसपास में। बिकॉज़ यदि मैं 23 के अंदर यदि 15% की बिज़नेस करूँगा, डिवाइड करूँगा, तो आपका 1.5 के आसपास का फॉरवर्ड पी रेशियो आएगा, राइट? तो अब दिक्कत ये आती है कि यार, मतलब मेरे को सबसे बड़ा रिस्क यही लगता है इस बिज़नेस में। लाइक यदि जो हमारा डिस्कशन का जो लास्ट पार्ट है, लाइक यहाँ पे लाइक क्या-क्या रिस्क इन्वॉल्वड है। फर्स्ट रिस्क तो ये है, लाइक इनका जो एसेट सर्विसेज वाला सेगमेंट है, इसके अंदर कोई बड़ा क्लाइंट फिर से चर्न ना हो जाए, जैसे लास्ट ईयर हुआ था। अदरवाइज़ फिर इनका हो सकता है रेवेन्यू ग्रोथ फिर से अच्छे से ग्रोथ ना कर पाए। बट सेकंड जो सबसे बड़ा रिस्क मेरे को यहाँ पे दिखाई पड़ता है, वो ये है कि यार इनका जो कैपिटल मार्केट वाला बिज़नेस है ना, वो ग्रो करना चाहिए एफवाई 27 के अंदर। जो ग्रो नहीं करेगा, तो मतलब फिर मतलब अल्टीमेटली बिज़नेस जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि यार ऐसी कंपनी 20-25% से कंसिस्टेंटली ग्रोथ करनी चाहिए, वो ग्रोथ नहीं आएगी। अब देखो यार, वो तो मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट का मूड माहौल कब सही होता है। यदि मार्केट का मूड माहौल अच्छा हो जाता है, इनका अच्छा खासा आईपीओ जाने लग जाते हैं, क्यूआईपी जाना स्टार्ट हो जाते हैं, तो अच्छी बात है। मतलब फिर उस टाइम पे तो इनका धंधा और अच्छा ग्रोथ कर जाएगा, और फॉरवर्ड पैक रेशियो के पर्सपेक्टिव से डील अट्रैक्टिव बन जाएगी। बट अगेन कैपिटल मार्केट वाले बिज़नेस से फिर से वही परफॉर्मेंस दिखाई जो एफआई 26 में दिखाई है, तो फिर मतलब ठीक है, तो फिर एक फोर्ड पैक रेशियो आपका थोड़ा उतना अट्रैक्टिव नज़र नहीं आएगा, राइट? तो ये काइंड ऑफ हमने इस पूरे बिज़नेस को सारे पार्ट में डिस्कस करने की कोशिश करी। ये कंपनी क्या काम काज करती है, किस तरह का गाइडेंस था, क्या डिलीवरी करी है, कौन-कौन के हाइलाइट्स क्या हैं, गाइडेंस क्या है, वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करी, एंड लास्ट में हमने क्या बिज़नेस पे रिस्क एसोसिएटेड है, उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करी है। तो अल्टीमेटली इस कंपनी के अराउंड मैंने मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है। ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है।
आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा बस केवल इतना ही टारगेट होता है, इतना इंटेंट होता है कि मैं आप लोग को इतना सिखा दूँ, इतना समझा दूँ कि आप लोग भी एज़ ए इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आपके कोई क्वेरी, क्वेश्चंस, डाउट्स हैं, तो डेफिनिटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करने की पूरी ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।